एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th फिजिक्स जो कि चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव है। आज मैं आप लोगों का इसका टोटल क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो चालक धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिणावर्त के नियम से ज्ञात की जा सकती है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के सिरे की ओर जाने पर घटता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। केंद्र तार होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो ये हो जाएगा बल की दिशा को। अगला 5 नंबर है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग का। समवेग का। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम जनित्र कहते हैं। इसे हम जनित्र कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होगा? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का परिघटना होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो हो जाएगा ऊपरी मुखी। ऊपरी मुखी दिशा हो जाएगा। अगला है, वास्तव में विद्युत जनित्र क्या होगा? वास्तव में विद्युत जनित्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य काम करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित रहता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत। 11 नंबर है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या है अंतर? तो यही अंतर है इसका, एसी जनित्र में सर्पी बल होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। एसी और डीसी जनित्र में यही अंतर है। अगला है, तांबे की एक तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में
कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा 13 नंबर आधे परिभ्रमण में। अगला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति सप्लाई होती है, तो इसका हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति का सप्लाई होता है। अगला है घरेलू डोमेस्टिक वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म यानी जीवित तार, ठंडा यानी उदासीन तार और अर्थ यानी वियोजित। इन तारों के रंग होते हैं कैसा? तो इसका हो जाएगा सबसे पहले वायरिंग में गर्म का हो जाएगा लाल, लाल होता है। उदासीन हो जाएगा काला, ठीक। और अर्थ में हो जाएगा हरा, तो इसका आंसर हो जाएगा गो। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं किसमें? ठंडा तार की गर्म तार, अर्थ तार की कभी ठंडे तार में कभी गर्म अर्थ तार में, तो हो जाएगा स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो इसका हो जाएगा विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो इसका हो जाएगा विद्युन्मय तार में। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर? तो इसका हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर। अगला है विद्युत फ्यूज, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट नंबर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ने सबसे पहले खोज निकाला था, यानी विद्युत धारा का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्टेड। ओस्टेड ने सबसे पहले विद्युत धारा का खोज किया था। दूसरा नंबर है किसने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का बल लगता है? ये सबसे पहले फैराडे ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि धारावाही चालक पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का बल लगता है। जब किसी सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तो तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के नियम द्वारा दी जाती है, तो हो जाएगा दक्षिण हस्त के नियम द्वारा दी जाती है।
दक्षिण हस्त के नियम द्वारा दी जाती है जब किसी सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चलाया जाता है तब तार में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा दी जाती है। अगला है डायनेमो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है? तो यह जगह विद्युन्मय तार हमेशा लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जुड़ा होता है? तो हो जाएगा भू तार से। भूतार से जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण को भूतार से जोड़ा जाता है। अगला अति भारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अति भारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन से ऊर्जा विभवांतर पर भेजी जाती है। संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन से कौन सा ऊर्जा विभवांतर पर भेजी जाती है? तो होगा उच्च विभवांतर ऊर्जा। उच्च विभवांतर पर भेजी जाती है। अगला दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र कौन सा धारा उत्पन्न करता है? तो हो जाएगा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। घरेलू वायरिंग में स्विच विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। अब सही गलत का पहचान करना है। फर्स्ट है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये सही है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, तो उस पर बल जरूर लगता है, यानी ये गलत है। ये गलत है क्योंकि बल लगता है जब धारावाही चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है। अगला है समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक।
जबकि वो समान प्रकृति ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं? नहीं, ये उल्टा पुल्टा है। ये प्रकृति चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव को प्रतिकर्षित करते हैं और समान प्रकृति ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है। गलत है। दिक् परिवर्तक एसी मोटर को कुंडली में धारा की दिशा को बदल देता है। तो ये दिक् परिवर्तक एसी मोटर को कुंडली में धारा की दिशा में बदलता है, ये सही है। ये सही है। 5वां नंबर है विद्युत जनित्र एक मुक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र एक युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ये नहीं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, ये भी गलत है। ये भी गलत है। ठीक। हरे विद्युत रोपण वाला तार विद्युन्मय तार होता है। हरे विद्युत रोपण वाला तार विद्युन्मय तार होता है, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। 7वां नंबर है धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा और उससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से मिलती है, तो ये सही है। ये सही है। अगला है घरों में विद्युत परिपथ लगाने के लिए विद्युत आपूर्ति का जो तार पृथ्वी के संपर्क में होता है उसे अर्धवार्य भूतार कहते हैं। अर्धवार्य भूतार कहते हैं, तो ये भी सही है। ये भी सही है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ध्रुव कहते हैं। चुंबक के सिरे का निकट वह आकर्षण बल अधिक होता है, उसे ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक में दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव और ध्रुव कितना होते हैं? 2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। क्या दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काट सकती है? तो ये गलत बात है, कभी नहीं काट सकती है चुंबकीय रेखा। नहीं, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाते हैं? तो दिक् सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है जिसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। चुंबक के विपरीत सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसी कारण समान सिरे विकर्षित करते हैं। किसी चुंबक के निकट लाने पर उसका चुंबकीय बल चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर बल लगाता है, इसलिए दिक् सूचक की को सुई विक्षेपित हो जाती है और उसका उत्तरी सिरा चुंबक के दक्षिणी सिरे की तरफ और दक्षिणी सिरा उत्तरी सिरे की ओर घूम जाता है। यही विक्षेपित होता है, दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाता है। और स्टड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है?
ओस्टेड का प्रयोग चुंबकीय सुई विचलन के कई बातों पर निर्भर करती है। उसका फर्स्ट बात है धारा की दिशा और सेकेंड है चुंबकीय सुई की स्थिति को। ओस्टेड प्रयोग द्वारा किन बातों में ध्यान रखता है? दो बातों में, धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की स्थिति पर। अगला परिनालिका किसे कहते हैं? यह कांच या गत्ता का एक ऐसा खोखला बेलनाकार नली है जिसके ऊपर तार लपेटकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्षण चुंबक जैसा कार्य करता है। क्षण चुंबक जैसा कार्य करता है। क्रोड किसे कहा जाता है? परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे हम क्रोड कहते हैं। परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है उसे हम क्रोड कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के तीनों स्रोतों की सूची बनाना है। तो इसका फर्स्ट है एक प्राकृतिक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा है एक धारावाही सीधा चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक धारावाही परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब ये विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल अधिक होता है। अगला है 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जगह वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित करती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगला है ऐसी कुछ युक्तियों का नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर का उपयोग में विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, कूलरों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयरों। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यांत्रिक बल का कार्य करते हुए निरंतर घूमती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गैल्वेनोमीटर तथा अन्य विद्युत उपकरणों की तरह कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो विद्युत जनित्र है। 14 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा की दिशा फैराडे ने दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से ये ज्ञात किया जा सकता है। अगला है विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? विद्युत जनित्र का क्या उपयोग है? तो विद्युत जनित्र का उपयोग घरों एवं व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। विद्युत जनित्र का उपयोग घरों एवं व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने में किया जाता है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखिए। दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम, फर्स्ट है शुष्क सेल, दूसरा है बटन सेल, तीसरा है लेड बैटरियां और चौथा है DC जनित्र। दिष्ट धारा के स्रोत हैं।
17 नंबर है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम, जैसे फर्स्ट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के जनित्र, थर्मल पावर प्लांट, जलीय पावर स्टेशन आदि। अगला विद्युन्मय उदासीन तथा भूत तारों के विद्युत रोधी आवरण किस किस रंग के होते हैं? तो विद्युन्मय लाल रंग के, उदासीन लाल काले रंग के, और भूत तारे जिसे हम हरे रंग के होते हैं। अगला है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रभावित हो जाती है तो उसे लघुपतन कहते हैं। ठीक, लघुपतन कब होता है? पहले हो गया किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रभावित हो जाती है तो उसे हम लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाता है। जब विद्युत पथ में विद्युन्मय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा होता है कि लघुपतन के कारण आग लग सकती है। लघुपतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाना चाहिए। भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है? भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली वह सुरक्षा तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित रहती है। यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ को प्रस्तुत करती है। किसी विद्युत क्षरण होने की अवस्था पर साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा हो जाती है। अगला है घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली, उसे मेन लाइन पावर कहते हैं। इसे 220 वोल्ट से 50 वोल्ट तक भी कहते हैं। घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये होगा समांतर क्रम में, पैरेलल। मुख्य 23 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य धारा में वोल्टता का अधिकतम मान जिसके लिए फ्यूज पिघल जाता है वह फ्यूज के किस गुण को निर्धारित करता है? तो फ्यूज का उपयोग निम्न एवं उच्च वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात उच्च वोल्टता होने पर फ्यूज पिघल जाता है तथा वायरिंग के तार की सुरक्षा हो जाती है। ये सुरक्षात्मक गुण को दर्शाता है, जिसे हम फ्यूज की क्षमता भी कहते हैं। क्या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में मुट्ठी की उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है? तो यह जगह हाँ, उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट है चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिनसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, उनके कुछ मिश्र धातु वो चुंबकीय पदार्थ। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे वो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल आदि। ठीक,
अगला है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा खींचना है। साउथ नॉर्थ चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया और इसके तरफ रेखा खींचा गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रेखा खींचा गया। यही क्षण चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र को रेखा खींचा गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को सूची बनाइए। तो इसका फर्स्ट है ये बंद वक्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस ओर वह रेखा कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। सी है क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की द्योतक होती है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती है। या किसी बिंदु पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। चौथा नंबर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। अतः यह क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो इसका हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है। सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के पैटर्न में होती है। ये पैटर्न में होती है। मेज के तल में बड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के अंतर चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ये मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के अंतर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऊपर से नीचे तरफ पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र ये विद्युत धारा, मेज पर पड़ा वृत्ताकार लूप, पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से ऊपर की ओर होगा। 8 नंबर है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखना है। किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसका नाम और कथन लिखना है। ये हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो हाथ का अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा व्यक्त करेंगी। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ के अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। 9 नंबर है परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा परिनालिका चुंबक के भांति व्यवहार करती है। इसका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं के भांति होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर सरल के भांति होता है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के दोनों ध्रुवों का निर्धारित किया जा सकता है। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के निकट लाए। यदि दोनों के बीच आकर्षण हो तो परिनालिका का वह सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। यदि उन दोनों में प्रतिकर्षण हो तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव समांतर रेखाओं की भांति होता है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के दोनों ध्रुवों को निर्धारित किया जा सकता है। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के निकट लाएं। यदि दोनों के बीच आकर्षण हो तो परिनालिका का वह सिरा दक्षिण ध्रुव होगा। यदि उन दोनों में प्रतिकर्षण हो तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। वो सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक और अस्थायी, एगो स्थिर रहता है, एगो स्थिर नहीं रहता हो। ये जितनी देर तक धारा बहती है, यानी जितना तक करंट बह रही है, उतने समय तक यह चुंबक का गुण प्रदर्शित करता है। कौन? विद्युत चुंबक। धारा के बंद होते इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी इसमें धारा परिवर्तित होते रहता है, नहीं हुआ थी खत्म। अस्थायी चुंबक ये अधिक दिनों तक अपने चुंबकीय गुण को बनाए रखता है। अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल इसमें अधिक उस शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। और यह शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है जिससे विद्युत चुंबक। और अस्थायी चुंबक में इसमें हमेशा कम शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है। इसमें कम रहता है, इसमें अधिक रहता है। विद्युत चुंबक में अधिक रहता है, अस्थायी चुंबक में कम। विद्युत चुंबक। तीसरा, धारा की प्रबलता या कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके इसकी शक्ति को इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। धारा की प्रबलता या कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके इसकी शक्ति को इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। और इसकी शक्ति नियत है, इससे हम बढ़ा घटा नहीं सकते। ठीक। चौथा नंबर है धारा। विद्युत चुंबक में धारा की दिशा को बदलते ही इसके ध्रुवों की प्रकृति बदल जाती है। धारा की दिशा को बदलते ही ध्रुवों की प्रकृति बदल जाती है। और यह इसके ध्रुवों की प्रकृति नियत रहती है, जिसे हम आसानी से नहीं बदल सकते हैं। पांचवा नंबर है किसी चालक की कुंडली में धारा बहाने पर वह कुंडली वो अस्थायी चुंबक में बदल जाता है। और ये चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, अस्थायी चुंबक। ठीक। तो इसका हो गया विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में यही अंतर है। ये सब एक कॉपी में लिख कर याद कर लें। ये है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है 11 नंबर। विद्युत चुंबक में नर्म लौह को क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है? तो नर्म लोहे को आसानी से चुंबकीय और विचुंबकीय किया जा सकता है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब न परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नर्म लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नर्म लोहा अपना चुंबकत्व जल्द खो देता है। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला फ्लेमिंग का वामस्त नियम को लिखे समझाना है। यह अधिचुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लंबवत हो तो चालक पर लगे हुए बल की दिशा को कैसे प्राप्त होती है। तो ये हो गया फ्लेमिंग के वामस्त नियम को समझाना। यदि हम वाम हस्त के 3 उंगलियां जैसे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा
को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, माध्यमा चालक में प्रभावित की दिशा को दर्शाए। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा के दिशा में होती है। 13 नंबर है, मान लीजिए आप किसी कमरे में यानी रूम में अपने पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका हो जाएगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय विद्युत धारा दोनों की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के दिशा के विपरीत होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी, ठीक। अगला है 14 नंबर, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार के कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाए या कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए, कुंडली के भीतर से स्थिर रखा जाए। जैसे ही क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है, अधिक कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है, ठीक। कुंडली में धकेला जाए तो ये उपस्थिति का संकेत देता है। कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए तो जब चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है तो सुई में क्षणिक विक्षेप होता है, ये विपरीत दिशा में होता है। कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए तो यदि चुंबक को कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए तो कुंडली में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, यह विक्षेप इसका शून्य हो जाता है, इसका विक्षेप शून्य हो जाता है। यह हो गया 14 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है 15 नंबर, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली में ए विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करते हैं तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी। जैसे ही कुंडली ए में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है, इससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार कुंडली बी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती है। अतः कुंडली बी में संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण होता है। सोलह नंबर है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम को लिखना है और समझाना है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम को इस प्रकार समझा, दाहिना हाथ का अंगूठा ये हाथ दक्षिण हस्त अंगूठा ये यहाँ से गति कर रहा है, ये क्षेत्र होगा, ये प्रेरित धारा होगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम को दाहिना हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा के परस्पर समकोणिक फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करती हो और अंगूठा गति के दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। इस नियम को डायनेमो नियम भी कहते हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के ढंग है चुंबक को कुंडली के भीतर और बाहर गति करके, ठीक। और दूसरा है
कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन करके, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन करके। विद्युत मोटर में विभक्त बल्य की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर में विभक्त बल्य दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को परिवर्तित या उत्क्रमित करता है। इससे आम्रचर की भुजा पर लगने वाले बल की दिशा भी परिवर्तित होती है। इससे आम्रचर एक ही दिशा में घूर्णन कर सकता है। इससे आम्रचर एक ही दिशा में घूर्णन कर सकता है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होगा? तो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में निम्न अंतर है। दिष्ट धारा केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। और प्रत्यावर्ती धारा का मान दिशा के समय के साथ बदलता है। इससे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, जबकि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को। इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। एसी में बदलने में इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। यह एसी का एक अपेक्षा कम घातक होता है और यह डीसी का अपेक्षा अधिक घातक होता है। यह चालक के अंदर से प्रभावित होता है और यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में यही अंतर है। अगला है, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक की ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सवेल का दक्षिणास्थ का नियम। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल यानी फ्लेमिंग का वामस्थ नियम। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा यानी फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ का नियम। अगला, मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है? धातु के आवरण वाले विद्युत मेन लाइन में अतिभारण और लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है? तो बहुत सारे विद्युत उपकरणों को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में विद्युत उपकरणों की कुल शक्ति को स्वीकृति सीमा से बढ़ जाती है। विद्युत उपकरण और चालू कर देने पर विद्युत उपकरणों की स्वीकृति बढ़ जाती है। तो उपकरण की आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अतिभारण कहते हैं। उपकरण से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अतिभारण कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ की प्रबलता एकाएक बढ़ जाती है। इससे परिपथ में संयोजक तार में आग लग सकती है या फ्यूज गल सकता है। इसी तरह तारों के खराब क्षतिग्रस्त हो जाने से जीवित तार एवं उदासीन तार के एक दूसरे से सट जाने से परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है। लघुपतन से धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है और ये तार में आग भी लग सकती है। अगला है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधितों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना एक
आवश्यक है। इसमें साधितों तथा उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो ही जाती है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक साधित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन साधित्रों का प्रयोग करने वालों के शरीर से नहीं गुजरती, जिससे वो गंभीर झटके से बच जाते हैं। अगला है, बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है? तो किसी भी विद्युत उपकरण के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है, एक जिसमें धारा गुजरती है, दूसरा जो कि उदासीन होती है। अधिक ऊष्मा उत्पत्ति या टूट फूट के कारण कभी कभी धारा मुक्त उपकरण को सीधा स्पर्श कर लेती है, जिससे उपकरण को छू जाने पर शॉक लगता है। इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग के संबंध धरती से कर दिया जाता है। 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इससे धरती में बहुत गहराई से दबाई गई तार से संबंधित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा उपकरण से धरती में चली जाती है, इससे फ्यूज पिघल जाता है। शॉर्ट सर्किट और विद्युत शॉर्ट से बचने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ठीक, भू संपर्क में इसका कारण यही है। अगला है, घरों के वायरिंग में दो भिन्न एम्पीयर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसका टोटल क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पीयर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है? घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं। ठीक, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, 100 बार परिवर्तित होता है, इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिसे मेन लाइन पावर कहते हैं। मेंस में दो तार 1 से 5 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है और दूसरे से 15 एम्पीयर की धारा प्रभावित होता है। तो 5 एम्पीयर वाले को घरेलू लाइन और 15 एम्पीयर वाले को पावर लाइन कहते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, आयरन मोटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी आदि का व्यवहार होता है। इनमें बल्ब, ट्यूब, पंखे, टेलीविजन आदि के लिए 5 एम्पीयर तथा मोटर, आयरन, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए 15 एम्पीयर तक की धारा आवश्यकता होती है। इसी कारणों से घरों में मेंस में दो प्रकार के तार होते हैं। ठीक, उपयोग किया जाता है। घर में बड़ी में दो भिन्न प्रकार के तार का इसलिए उपयोग किया जाता है। ठीक, 25 नंबर है, घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो घरों में प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। पार्श्वबद्ध और समांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता का एक समान बनी रहती है। इस संयोजन या वायरिंग से एक मुख्य लाभ यह भी है कि एक परिपथ का स्विच बंद करने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण घरों में विद्युत उपकरण का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथों को अतिभारण तथा लघुपतन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत परिपथों को अतिभारण तथा
लघुपतन के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए कई सावधानियां और सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबर या प्लास्टिक की परत भी चढ़ाई जाती है। इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे लघुपतन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त परिपथों को विभिन्न भागों में बांटने से न केवल प्रत्येक भाग की मरम्मत आसानी से ही हो जाती है, बल्कि अतिभारण और लघुपतन से होने वाले क्षति को भी सीमित रखता है। ठीक। विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय रबर के जूते और दस्ताना क्यों पहनते हैं? जो मिस्त्री होता है काम करने वाला, वो रबर के जूते और दस्ताना क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें करंट नहीं लगता है। ठीक। विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए रबर के दस्ताने और जूते का प्रयोग करने से सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने से झटका नहीं लगता है, क्योंकि रबर लकड़ी विद्युत का कुचालक होता है। रबर और लकड़ी में एक भी करंट नहीं सप्लाई हो सकता है, क्योंकि विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत से कोई लेना देना नहीं, यही वजह से इसको पहना जाता है। 28 नंबर है विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा कार्य का नाम। तो एक होगा फर्स्ट भू संपर्क तार, एक होगा दूसरा होगा विद्युत फ्यूज। 29 नंबर है 2 किलोवाट शक्ति अनुमातांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमातांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। विद्युत तंदूर की शक्ति P बराबर 2 किलोवाट, वोल्ट बराबर 200 वोल्ट है, तो I बराबर P बटे V 2000 वाट से 220 वोल्ट 9.09 एम्पियर। विद्युत धारा का अनुमातांक 5 एम्पियर है। विद्युत तंदूर इससे कहीं अधिक विद्युत धारा अतिभारण हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा और विद्युत पथ अवरोधित हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जानी चाहिए। उन पर कपड़े, रबर या प्लास्टिक की परत चढ़ा देना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीमा से ज्यादा सामर्थ्य नहीं देना चाहिए, यानी स्वीकृति सीमा से ज्यादा शक्ति प्रबलता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले विद्युत तार का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। और हमें एक साथ विभिन्न उपकरणों को चालू करने से बचना चाहिए, और इन कारणों से हम अतिभारण से बच सकते हैं। अगला है फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अतिभारण और लघुपतन के कारणों से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो जाती है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहां तहां फ्यूज श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। फ्यूज ऐसे पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जब कभी यह धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उसमें लगी युक्तियां और बल्ब, पंखे, हीटर आदि से जलने से बच जाते हैं। फ्यूज की क्षमता। फ्यूज ऐसे तार का एक टुकड़ा होता है जिससे पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, उसका गलनांक बहुत ही कम होती है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट, धारावाही तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे दिखाने के लिए उस स्टेट का प्रयोग का वर्णन करना है। एक मजबूत कार्डबोर्ड के टुकड़ों को क्षैतिज आधार पर रखा जाता है। ठीक, एक मजबूत कार्डबोर्ड को टुकड़े के क्षैतिज आधार पर रखा जाता है। इसके बीचों बीच एक छिद्र का कर दिया जाता है। ठीक, एक तांबे के तार को छिद्र से होकर इस प्रकार लगाया जाता है कि तांबे का तार कार्डबोर्ड के तल के लंबवत हो। तार के दोनों सिरों को बैटरी के दोनों ध्रुवों से जोड़ दिया जाता है। परिपथ में एक कुंजी लगा दी जाती है। कार्डबोर्ड पर लोहे के बुरादे छिड़क दिए जाते हैं। अब तार में विद्युत धारा कुंजी को दबाकर प्रवाहित की जाती है। कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है। कार्डबोर्ड को, ये चित्र है, कार्डबोर्ड को थपथपाया जाता है और लोहे के कतरनी समकेंद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। बल रेखाओं की व्यवस्था समकेंद्रित वृत्तों में होती है। यदि लौह कतरन की जगह चुंबकीय सुई रखी जाए तो वह भी इन्हीं वृत्तों पर विक्षेपित होकर चली आती है। विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा है, धारावाही सीधे तार या चालक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। तो इसका विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसे दिखाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किया जाता है। लगभग 20 फेरों वाली विद्युत रोधी तांबा के तार की एक बड़ी आयताकार कुंडली इस प्रकार ऊर्ध्वाधर धरत व्यवस्थित करते हैं। इसकी एक ऊर्ध्वाधर भुजा कार्डबोर्ड या गत्ते के टुकड़े के केंद्र में बने छिद्र से होकर गुजरे। कार्डबोर्ड को क्षैतिज आधार पर रखते हैं और कुंडली के सिरों के 6 वोल्ट की बैटरी एमीटर धारा नियंत्रक स्विच से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कार्डबोर्ड पर लौह चूर्ण की एक पतली परत छिड़क जाते हैं। अब धारा नियंत्रक और स्विच की सहायता से कुंडली के करीब 3 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं। तो कार्डबोर्ड को धीरे से थपथपाते हैं। हम देखते हैं कि लौह चूर्ण चुंबकित होकर तार के चारों ओर संकेंद्रिक वृत्तों में व्यवस्थित हो जाता है, जिसका केंद्र तार पर होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के आलेखन के लिए चुंबकीय सुई का व्यवहार किया जाता है। सुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बताती है। अब बैटरी से जुड़े तारों के सिरों को आपस में बदल देते हैं, जिससे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में घूम जाती है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न प्रतिरूप पहले ही जैसा रहता है। ठीक, इसको चित्र से समझ लेना है। अगला है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। तांबे का एक मोटा तार लेकर उसे वृत्ताकार रूप में मोड़ देते हैं। एक गत्ते के टुकड़े को क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करते हैं। गत्ते के टुकड़े में 2 छेद कर उसको वृत्ताकार तार को इस प्रकार पाते हैं। ये छेद है, इसे वृत्ताकार पथ को इस प्रकार पाते हैं। तार का आधा वृत्त गत्ते के ऊपर और आधा नीचे होता है। ये
आधा नीचा आधा ऊपर। तार के खुले सिरों को एक बैटरी, तार के खुले सिरों को बैटरी एक स्विच से जोड़ देते हैं। गत्ते को पूरे टुकड़े पर कुछ लौह चूर्ण छिड़क देते हैं, यानी लोहा का चुंबक कुछ छिड़क देते हैं। अब स्विच को बंद करके तार में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो गत्ते के टुकड़े को धीरे धीरे थपथपाते हैं। लौह चूर्ण दोनों तारों के चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में व्यवस्थित हो जाता है। इनसे वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न का पता चलता है। ये होगा वृत्तीय लूप में धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहां धारा गत्ते के भीतर जाती है तथा जहां धारा गत्ते से बाहर आती है, उनके चारों ओर कुछ दूर तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीय होता है, किंतु धारा से दूर रहने पर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप वृत्तीयता से विचलित होता है। ये धारा के केंद्र पर तथा केंद्र के निकट और उसके दोनों ओर क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप लगभग सरल रेखीय हो जाता है। अगला है धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। यदि किसी चालकीय तार को बेलनाकार कुंडली के रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि कुंडली का व्यास बेलन की लंबाई के सापेक्ष बहुत छोटा हो, तो इस व्यवस्था में परिनालिका कहते हैं। इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। ठीक, प्रयोगशाला में इसे कार्डबोर्ड अथवा मोटे कागज की कम व्यास की लंबी खोखली नली के ऊपर तांबे का विद्युत रुद्ध धागा लिपटा हुआ अथवा प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार के बहुत से फेरे पास पास लपेट कर बनाया जाता है। परिनालिका में किसी बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इससे सिरे के चुंबक के समान उत्तरी बेदक्षिणी ध्रुव होते हैं। परिनालिका के सिरे की ध्रुवता उसमें प्रवाहित धारा के दिशा पर निर्भर करती है। परिनालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। धारा के बंद होते ही इसका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे यह है परिनालिका। चित्र में धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाई गई है। इसके सिरे की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए किसी सिरे के सामने देखने पर परिनालिका पर लिपटे तार के कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा वामावर्त अथवा अर्थात घड़ी के सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में वह सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है निक्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, तो वो सिरा दक्षिण ध्रुव का होगा। सिरों की ध्रुवता ज्ञात करने में ए और बी ऐसे होगा। ठीक, अगला है विद्युत चुंबक की रचना का सचित्र समझाना। विद्युत चुंबक को समझाना। जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, करंट सप्लाई होता है विद्युत चुंबक में, तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, करंट बंद हो जाता है, तो उसका चुंबक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है जिसमें चुंबक होते ही उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। एक नरम लोहे के छड़ को एक परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है, तो नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे अपना चुंबकत्व को खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहा जाता है। क्रोड धारा के कारण चुंबक बन जाता है। क्रोड धारे के कारण चुंबक।
नर्म लोहे का क्रोड, यह विद्युत चुंबक है। अगला है, ये सब इम्पोर्टेंट लोग क्वेश्चन है, लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। छठा नंबर है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। एक प्रयोग का वर्णन करें। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगे बल को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग की व्यवस्था चित्र में दिखाई गई है कि एल्युमिनियम या तांबा व चुंबकीय पदार्थ का एक मोटा सीधा तार U आकार के चुंबक के ध्रुवों के बीच इस प्रकार लटकाते हैं कि उसका निचला सिरा आधारी लकड़ी के गड्ढे पर रखे पाड़ा की सतह को स्पर्श करे। इस तार के ऊपरी सिरे पर नम्य संबंधन है। बैटरी धारा नियंत्रक या कुंजी श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और इस संयोजन के एक सिरे को लटकाते तार से जुड़े शीर्षा पेंज से जोड़कर उसके दूसरे सिरे को पाड़ा में डुबाकर परिपथ का पूरा करते हैं। कुंजी बंद करने पर लटकते तार में छोटी धारा प्रवाहित करते हैं। तार में धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, यह तार आगे की ओर झूल जाता है। इसके कारण तार का पाड़ा से संपर्क में टूट जाता है, परिपथ भंग हो जाता है, फलस्वरूप तार वापस लौट आता है और पाड़ा से उसका संपर्क फिर से स्थापित हो जाता है। तार फिर से झूल जाता है। अब बैटरी के सिरों को बदलकर धारा की दिशा उलट देते हैं। अब धारा लटकते तार में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तार पीछे की ओर झूल जाता है, अर्थात तार पर बल पहले के विपरीत दिशा में लगता है। अब चुंबक को पलट देते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाए। इस स्थिति में तार पर लगे बल की दिशा उलट जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट जाती है। इस स्थिति में तार पर लगे बल की दिशा उलट जाती है। एक चित्र 7वां नंबर है, एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर के कार्यविधि के सिद्धांत को समझाना है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यह सिद्धांत से समझाना है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत कौन? विद्युत मोटर। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रभावित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब वो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जैसे चुंबक क्षेत्र, आर्मेचर, बैटरी। बनावट, इसमें ABCD एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के एक तार को लपेटकर बनाई जाती है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में रहता है। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त बल्य अक्ष और Y से जुड़े होते हैं तथा ये दो ब्रशों B1, B2 से जुड़े रहते हैं। इनको एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। इसका कार्य प्रणाली क्या है? जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करता है। एक बल युग्म बनाते हैं। ये बल युग्म कुंडली के एक भाग CD भुजा को ऊपर की ओर, दूसरा भाग AB भुजा के नीचे की ओर धकेलता है। इसके द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण कुंडली को घुमाता है। आधे चक्कर में B1 के ब्रूस का अक्ष से B2 के ब्रूस के Y संपर्क में हो जाता है तो धारा की दिशा बदल जाती है और लगने वाले
बलों के कारण कुंडली दूसरा या आधा चक्कर भी पूरा करती है। इस तरह से यह क्रिया बारंबार दोहराई जाती है। कुंडली विद्युत धारा प्रभावित होने पर घूमती रहती। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसे स्पष्ट करना है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र धारा प्रेरित होती है तो विद्युत चुंबकीय का प्रेरण कहलाता है। जैसे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण नॉर्थ साउथ, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? लकड़ी या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर बहुत लपेटन वाले विसंवाहित चालक तार को लपेट देते हैं। तार के सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। एक शक्तिशाली अस्थायी क्षण चुंबक उत्तर ध्रुव को तेजी से खोखली नली के भीतर ले जाते हैं। ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो चुंबक के गति की दिशा के बदलने पर गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो चुंबक को स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर के सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। अब चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर का सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है। इससे स्पष्ट होता है कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र के कार्यविधि को निकालना। विद्युत जनित्र डायनेमो का विद्युतीय उपकरण है जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नॉर्थ साउथ, बल R1 R2, विभवांतर V2। विद्युत जनित्र के सिद्धांत को दर्शाना है। सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह कुंडली बंद हो तो उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका बनावट, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसका स्थायी चुंबक दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो बल्लियों R1 R2 से जुड़े रहते हैं। दो स्थिर चालक बुर्सों B1 तथा B2 पृथक पृथक रूप से बल्लियों R1 R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों बल्लियां R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों बुर्सों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। क्रियाविधि, कुंडली के चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है, और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली से महत्तम प्रेरित धारा बहती है। तो कुंडली के सिरे A और A, B या ACD को ऊपर से नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा या परिमाण बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 10 नंबर है, ये लास्ट है। समझाएं किन किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। तो भू संपर्क तार के घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है।
यह सुरक्षा का साधन है, विद्युत सप्लाई के लिए किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। धातु के साधित्रों को भू संपर्कित करने पर पृथ्वी धारा के प्रभाव के लिए लगभग शून्य प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है और धारा हमारे शरीर से नहीं गुजरती है और हम गंभीर झटके से बच जाते हैं। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक है। इससे साधित्रों का उनका प्रयोग करने वालों की सुरक्षा हो जाती है। ठीक, धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक साधितों के भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन साधितों का प्रयोग करने वालों शरीर से नहीं गुजरती है, जिससे वो गंभीर झटके से बच जाते हैं। फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अतिभारण और लघु पतन के कारणों से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो सकती है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहां तहां फ्यूज श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब कभी धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे उसमें लगी युक्तियां तथा यथा बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलने से बच जाते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ मैं आप लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स जो कि था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका एक क्वेश्चन आंसर कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।